नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 40 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 39 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। और ये आज का वीडियो जो है साइंस स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। किसी वस्तु का पृथ्वी पर सतह पर द्रव्यमान 60 केजी है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 60 केजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर, दोनों पर जो है द्रव्यमान समान रहता है। इसी कारण से जो है पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 केजी है, तो चांद पे भी उसका द्रव्यमान उतना ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है। समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्षारीय धातु। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समूह एक के तत्वों को जो है क्षारीय धातु कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है, तो वो होती है धात्विक चमक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। धात्विक चमक उस धातु के गुण को कहा जाता है जिसकी उसकी सतह चमकदार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। किसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाला ऊर्जा को जो है स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है, तो इस बल को कहा जाता है उत्प्लावक बल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्प्लावक बल जो है वह बल है जब वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या, तो उसके 3 बाहरतम सेल अपूर्ण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके 3 बाहरीतम सेल अपूर्ण है, उसे दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वाहिनीहीन ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वाहिनीहीन ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अणु शब्द से परिचय किसके द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। अणु शब्द से परिचित किसके द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था, तो ये कराया गया था विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा जो है 1896 के आसपास जो है अणु शब्द से परिचय कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है। इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा, तो यह चारा।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चारा जो है यह गैर संवहनी पौधा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों अवस्थाओं में होता है? जल किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों अवस्थाओं में होता है? तो ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो है जल जो है तरल और गैसीय दोनों अवस्थाओं में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिका द्वारा विकसित नया जीव कौन सा है? कलिका द्वारा विकसित नया जीव कौन सा? तो यह हाइड्रा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रा जो है यह कलिका द्वारा विकसित नया जीव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो ये होती है ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? तो ये होता है बेंजीन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेंजीन का जो है माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार अंग हो जाएगा मेरुदंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरुदंड के द्वारा जो है यह पता चलता है कि मैंने अपने हाथ को आगे से आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए जो है मेरुदंड अंग जो है जिम्मेदार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यौवनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों से स्राव बढ़ता है, इस ग्रंथि में कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो ये होता है स्वेद और तेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो ये चमेली ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चमेली ने जो है बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो ये करता है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातुएं हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातुएं हैं? तो वो है 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 2 उपधातुएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ये होता है ठोस में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठोस में जो है अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से किसमें पाए जाते हैं? शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पानी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और ये विशेष रूप से पानी में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो किस निकाय पर कार्य हो रहा है? यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो किस निकाय पर कार्य हो रहा है? तो ये हो रहा उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जाने सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यह 32। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? तो इसका हो जाएगा पारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पारा जो है यह थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली जो है यह तरल धातु है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।